6 शिकार। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अपनी आंख के कोने से अपने पिता के लिबादे में कुछ देखा। वह पास गया और उसे बाहर निकाला। ये लकड़ी जैसी दिखने वाली सामग्री से बना एक छोटा सा टोकन था, लेकिन ये कहीं ज्यादा मजबूत था। सामने की तरफ कांटों से ढका एक पौधा था, जिसके चारों ओर एक क्रूर ड्रैगन कुंडली मारे बैठा था, जबकि पीछे की तरफ सिर्फ एक शब्द लिखा था, कुलपति। ये कुलपति का टोकन था जिसे दोनों लोग ढूंढ रहे थे। किसी कारण से इसे स्टोरेज रिंग के अंदर संग्रहित नहीं किया जा सका। जैसे ही उसने इसे देखा, उसे भावनाओं की एक और लहर ने झकझोर दिया। केवल कुलपति के पास ही टोकन हो सकता था, और यह उन चीजों का हिस्सा था जो उसे विरासत में मिलनी चाहिए थी। खैर, अब उसे यह विरासत में मिल गई थी, लेकिन इसके बारे में खुश होने के बजाय वह दुखी और निराश था। उसके पिता मर चुके थे, और अब यह उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन पूरा परिवार चला गया था। उसने टोकन अपनी जेब में रख लिया और जाने ही वाला था कि उसे 2 व्यक्तियों की आभा उसकी ओर आती हुई महसूस हुई। एड्रियन को लगा कि उसका दिल धड़क रहा है, क्योंकि ये 2 आभा नवजात आत्मा क्षेत्र के 9वें चरण में थी, और इन आभाओं की शैतानी प्रकृति को देखते हुए वे दोस्त नहीं लग रहे थे। एड्रियन घबरा गया, क्योंकि अगर वह उन्हें इस दूरी से महसूस कर सकता था, तो वे निश्चित रूप से उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। चूंकि वह अब और नहीं छिप सकता था, इसलिए उसने भागने का फैसला किया। वह खिड़की से कूद गया और आंगन से भागने लगा। उसे जितनी जल्दी हो सके भागना था, वरना वह खतरे में पड़ जाता। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, और जल्द ही मुख्य परिवार के आंगन से बाहर निकल गया। काश उनसे बच पाना एक सपना था, क्योंकि वह लगभग तुरंत ही 2 क्रूर पुरुषों से घिरा हुआ था। जैसे जैसे दोनों पुरुष एड्रियन के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। हालांकि जैसे ही उन्होंने पुष्टि की कि उनके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही था, उनके पहले के गंभीर भावों की जगह तिरस्कार भरी मुस्कान ने ले ली। हमारे यहाँ क्या है? एक आदमी से मजाक भरी आवाज निकली। लगता है कि एक छोटा चूहा हमारे जाल से बच निकला। यह अफसोस की बात है कि तुम लगभग बच निकले, थोड़ा जल्दी या पहले, और तुम आज़ाद होकर घर पहुंच जाते। मुझे उस आदमी के लिए लगभग बुरा लग रहा है। दोनों आदमी हंसे और इत्मीनान से बातें की, एड्रियन की पूरी तरह से अनदेखी की। आखिरकार वह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 5वें स्तर पर सिर्फ एक बदमाश था। उनका एक भी वार उसके अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर सकता था। जहां तक एड्रियन के पास जवाबी हमला करने की शक्ति होने की बात है, तो ये बात उनके दिमाग में भी नहीं आई थी। इस समय एड्रियन की भौहें सिकुड़ी हुई थी, क्योंकि वह इस मुश्किल से बचने का कोई तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था। अगर यह कोई सामान्य व्यक्ति होता, तो वे पहले ही निराशा में डूब चुके होते और अपने भाग्य को स्वीकार कर चुके होते। हालांकि वह थॉर्न परिवार का युवा स्वामी था। पहाड़ों में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके माता पिता ने उसे कई जीवन रक्षक खजाने दिए थे। पहाड़ों में उनमें से ज्यादातर का इस्तेमाल करने का उसे मौका नहीं मिला, लेकिन शायद अब वे काम आ सकते हैं। जैसे जैसे उसके विचार घूमते गए, उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोला निकाला। उसने अपनी क्यूई को उसमें डाला और साथ ही उसे 2 लोगों पर फेंका। ये गोला एक विस्फोटक था जो गोल्डन कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के शिखर पर किसी को भी मार सकता था। कार्रवाई की इस श्रृंखला ने दोनों लोगों को चौंका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका शिकार अचानक पलटकर उन पर हमला कर देगा। इससे उन्हें अपनी हरकतों में थोड़ी देरी हुई और एड्रियन को उनसे बच निकलने के लिए स्थिति का फायदा उठाने का मौका मिल गया। हालांकि भले ही वे धीमे थे, फिर भी दोनों लोग समय रहते अपनी क्यूई से खुद को बचाने में सक्षम थे। विस्फोट से उन्हें बस कुछ सती चोटें आईं, और वे कमोबेश ठीक थे। बल्कि वे इस बात से नाराज थे कि उनके सामने बैठा छोटा सा बदमाश अभी भी उनके सामने इतना निरर्थक प्रतिरोध कर रहा था। वे शुरू में उसके जीवन को समाप्त करने से पहले उसके साथ खेलने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उसे हमेशा के लिए समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और जल्द ही एड्रियन की पूंछ पर थे। जैसे ही वे करीब पहुंचे, एड्रियन ने उन पर एक और बम फेंका, जिससे वे पूरी तरह से क्रोधित हो गए। अरे कमीने, मुझे तुम्हें पकड़ने मत देना, वरना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। उसके पास कितने बेवकूफ बम हैं। क्या वे चीजें महंगी नहीं होनी चाहिए? फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का एक बदमाश उन्हें कैसे खरीद सकता है? वे दोनों गुस्से में गाली दे रहे थे। भले ही वे गुस्से में थे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहली बार वे तैयार नहीं थे और अचानक पकड़े गए। हालांकि इस बार वे उसकी चालों को जानते थे और समय रहते खुद को बचाने में सक्षम थे। जब वे पीछा करना जारी रखते थे, तो बम ने उन्हें थोड़ा धीमा कर दिया।
जैसे ही वे फिर से पकड़ने वाले थे, एड्रियन ने उन दोनों पर तीसरा और अंतिम बम फेंका। हालांकि ये बम अलग था क्योंकि इसमें नवजात आत्मा क्षेत्र के शुरुआती चरण में किसी को तुरंत मारने की शक्ति थी। दोनों व्यक्तियों को उम्मीद नहीं थी कि इस बम की शक्ति पिछले बम से अधिक होगी और वे एक बार फिर चौंक गए। विस्फोट ने एड्रियन को आगे बढ़ाया और साथ ही साथ दोनों व्यक्तियों को बाधा पहुंचाई। उनमें से एक ने अपने क्रोध में अपनी कृपाण निकाली और एड्रियन की पीठ पर वार किया। एड्रियन ने महसूस किया कि उसके शरीर के सभी बाल खड़े हो गए क्योंकि उसे अपने पीछे एक तीव्र खतरा महसूस हुआ। उसने बिना मुड़े ही अवचेतन रूप से एक ताबीज निकाला और अपने शरीर के चारों ओर एक प्रकाश अवरोध को सक्रिय कर दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद एक लाल कृपाण प्रकाश ने बाधा को मारा क्योंकि वह भाग रहा था। बाधा केवल एक सेकंड के लिए ही टिकी रह सकी क्योंकि कृपाण प्रकाश ने इसे तोड़ दिया, एड्रियन की पीठ पर मारा और उसे पास की एक इमारत में उड़ा दिया। बाधा केवल नवजात आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक स्तरों पर हमलों से बचाव के लिए थी, इसलिए ये स्पष्ट रूप से नवजात आत्मा क्षेत्र के शिखर पर हमले से बचाव नहीं कर सकती थी। फिर भी ये पूरी तरह से बेकार नहीं था क्योंकि इससे कृपाण की रोशनी की ताकत कम करने में मदद मिली। इसके बिना एड्रियन शायद 2 टुकड़ों में कट जाता, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती। पसंद आया? लाइब्रेरी में जोड़ें। 7 विरासत। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही कृपाण की रोशनी से गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसके शरीर पर लगी चोटों से खून बह रहा था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही वह उठने और भागने के लिए ऊर्जा जुटाना चाहता था, 2 आदमी इमारत में घुस गए और उसे अंदर घेर लिया। हे फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक बदमाश सोचता है कि वह हमसे बच सकता है। मुझे नहीं पता कि तुम सिर्फ बहादुर हो या बेवकूफ़। हम शुरू में तुम्हें जल्दी से जल्दी मौत देना चाहते थे, लेकिन अब जब तुमने हमें नाराज कर दिया है तो हम तुम्हें जितना संभव हो सके उतना पीड़ित करेंगे। जैसे ही वे बुरी तरह से घायल एड्रियन के पास पहुंचे, खून की एक बूंद उसके लिबादे में छिपे पेंडेंट पर गिर गई। अचानक पेंडेंट ने इंद्रधनुषी रंग की रोशनी उत्सर्जित करना शुरू कर दिया जो आसमान तक जाती और अगर वे इमारत के अंदर नहीं होते तो बहुत ध्यान आकर्षित करती। ये रोशनी एड्रियन को तब घेरती है जब वह दर्द और खून की कमी से बेहोश हो जाता है। दोनों लोग चौंक जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि वे बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि इंद्रधनुषी रोशनी उन्हें घेर लेती है और वे मदद के लिए चिल्लाने से पहले ही वाष्पीकृत हो जाते हैं। एड्रियन भगवान जाने कितनी देर बाद जागा और उसे अपने पीछा करने वालों का कोई निशान नहीं मिला। केवल एक झुलसा हुआ निशान बचा था जहां दोनों लोग पहले खड़े थे। वह शुरू में भ्रमित और संशयी था, सोच रहा था कि वे कहाँ हैं और उन्होंने उसे अभी तक क्यों नहीं मारा। जैसे ही वह जाने के लिए उठ रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक सिर फोड़ने वाला दर्द हुआ। यह इतना दर्दनाक था कि वह तुरंत अपने घुटनों पर आ गया। वह अपने सिर को पकड़ने लगा और चिल्लाने ही वाला था कि उसे अपनी परिस्थितियां याद आ गईं। उसके सिर की नसें फूलने लगी और उसने अपने दांत पीस लिए और अपने होंठ को तब तक काटा जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगा। आखिरकार 1 मिनट के बाद दर्द कम होने लगा। उसने राहत की सांस ली और खुद को इमारत के एक कोने में खींच लिया। जब वह थका हुआ जमीन पर बैठा था तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह, जो कुछ समय पहले गंभीर रूप से घायल हो गया था, पहले से ही पूरी तरह से ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पिछली सारी चोटें एक भ्रम थीं। जब वह अपनी सांसें थाम रहा था तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास यादों की एक पूरी नई लहर है। ऐसी यादें जो उसकी नहीं थी और जो पहले नहीं थी। इससे उसे झटका लगा क्योंकि उसने शुरू में सोचा था कि कोई बुरी आत्मा उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जब वह शांत हुआ और इस पर गहराई से सोचा तो उसने पाया कि इन यादों में साधना मैनुअल, मार्शल आर्ट तकनीक, कीमिया रेसिपी, रून पैटर्न, दुर्लभ जड़ी बूटियों का ज्ञान और बहुत कुछ शामिल था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का ज्ञान और उससे जुड़ी सभी चीजें उसके दिमाग में जबरदस्ती ठूंस दी गई हों। जब वह यादों को छांट रहा था तो उसके कानों में एक बुरी आवाज गूंजी। रक्त तारे के भीतर, मैं एक उपहार छोड़ता हूँ। मैंने अपने जीवन काल में जो भी ज्ञान अर्जित किया है वह अब तुम्हारा है। यदि तुम इसके योग्य समझो तो अपने भाग्य पर आनंद मनाओ या अपने दुख पर निराश हो। याद रखो, उत्तराधिकारी जिसने तुम्हें ये धन दिया है वह मैं हूँ, वध का ऋषि। जब आवाज उसके कानों में गूंजी तो एड्रियन की आंखें चौड़ी हो गईं। शायद दूसरों को नहीं पता था कि वध का ऋषि कौन था, लेकिन महान परिवारों में से एक के सदस्य के रूप में वह आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक जानता था। वध का ऋषि सभी 5 महाद्वीपों में प्रसिद्ध था, भले ही वह कई सहस्राब्दियों पहले पैदा हुआ था।
वह रूढ़िवादी गुट का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसके नाम पर कई अविश्वसनीय कारनामे थे, जिसमें उस समय दानव भगवान को मारना भी शामिल था। कहा जाता है कि वह दुनिया के शिखर पर पहुंच गया था। ये सही है, वह सर्वोच्च अमर क्षेत्र में पहुंच गया, एक ऐसा क्षेत्र जिसके अस्तित्व के बारे में केवल अफवाह थी। हालांकि उसके कुछ समय बाद वह बेवजह गायब हो गया। कई शक्तिशाली लोगों ने उसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई लोगों का मानना था कि उन्होंने खुद को दुनिया के मामलों से मुक्त कर लिया था और निरंतर साधना में प्रवेश कर गए थे। कुछ का मानना था कि उन्होंने इस दुनिया को पूरी तरह से छोड़ दिया था और एक नई दुनिया में चले गए थे, जबकि पूर्ण अल्पसंख्यक का मानना था कि वह मर चुके थे। हालांकि वे जल्दी ही डूब गए, क्योंकि यह कितना असंभव था। क्या मजाक है? उस स्तर पर किसी व्यक्ति का मूल रूप से अनंत जीवन काल होता है, इसलिए बुढ़ापे में मरना असंभव था। और यह कहना कि किसी ने उसे मार डाला, उससे भी अधिक हास्यास्पद था। कौन सा बेवकूफ एक सर्वोच्च अमर को मार सकता है? ऐसा होने की संभावना बिल्कुल शून्य थी। उनका गायब होना एक रहस्य बन गया और जल्द ही एक वार्तालाप विषय बन गया, जिसे लोग रेस्तरां, बार और वेश्यालयों में माहौल को जीवंत करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन किसने सोचा होगा कि अल्पसंख्यक की राय वास्तव में सही थी? हालांकि वध के ऋषि वास्तव में एक सर्वोच्च अमर बन गए थे, उनकी सफलता के दौरान जमा हुई चोटें बहुत अधिक थीं। अज्ञात कारणों से कोई भी गोलियां उन्हें ठीक नहीं कर सकी और उनकी जीवन शक्ति कम होने लगी। उन्होंने इसे महसूस किया और मरने से ठीक पहले उन्होंने अपने जीवन के काम की परिणति को संपीड़ित किया और इसे अपने सबसे बड़े खजाने रक्त तारे में डाल दिया। फिर इसे महासागर में फेंक दिया, जो महाद्वीपों को अलग करता है, और इसे भाग्य की ओर बहते हुए देखा। एड्रियन कुछ क्षणों के लिए सदमे में बैठा रहा, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। क्या उसे वास्तव में वध के ऋषि की विरासत मिली थी? उसने अपनी छाती की ओर हाथ बढ़ाया और अपने वस्त्र में छिपा हुआ हार निकाला। ये सत्यापित करने का एकमात्र तरीका था कि वह किसी भ्रम में नहीं था और उसने वास्तव में वध के ऋषि की विरासत प्राप्त की थी। कुछ और मिनटों तक उसका मन अस्त व्यस्त रहा, फिर उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिता ने उसे पेंडेंट के बारे में किसी को न बताने के लिए कहा था। अगर यह बात किसी को पता चल जाती, तो वह केवल कल्पना कर सकता था कि उस पर क्या विपत्ति आ सकती है। हर बड़ा संप्रदाय, परिवार और राज्य विरासत प्राप्त करने के लिए उसका शिकार करेगा। यहाँ तक कि वे पुराने राक्षस जो सैकड़ों वर्षों से एकांत में थे, वे भी बाहर आ जाएंगे और उसका शिकार करना शुरू कर देंगे। उनकी एक सांस उसे अस्तित्व से मिटा सकती थी। उन्हें सक्रिय रूप से उसे खोजने की कोशिश करने की तो बात ही छोड़िए। इतने बड़े खजाने के अपने हाथ में होने के विचार ने उसे अपार खुशी से भर दिया। हालांकि जब उसे याद आया कि इसके लिए उसे अपने पूरे परिवार को कीमत चुकानी पड़ी, तो उसका मूड खराब हो गया और वह फिर से उदास हो गया। भाई के लिए चीजें बेहतर होने लगी हैं। मेरी कहानी के बारे में कुछ विचार है? टिप्पणी करें और मुझे बताएं। 8 भाई। एड्रियन मलबे के ढेर के बीच बैठ गया और अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। उसे स्पष्ट रूप से जाना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ से कहाँ जाना है। उसने अपना अगला कदम तय करने से पहले कम से कम थॉर्न एस्टेट से बाहर निकलने का फैसला किया। जब उसने आखिरकार अपना मन बना लिया, तो उसने खुद को नष्ट हो चुकी इमारत से बाहर निकाला और धीरे धीरे थॉर्न एस्टेट से बाहर निकल गया। चून की 2 राक्षसी साधकों ने उसे मुख्य मंडप से बाहर निकाल दिया था, जहां उसका तत्काल परिवार रहता था, इसलिए उसे एस्टेट के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। शायद वह भाग्यशाली था, लेकिन उसे गश्त पर कोई राक्षसी साधक नहीं मिला, जिससे उसके लिए किसी की नज़र में आए बिना निकल जाना आसान हो गया। उसने प्रवेश द्वार पर बने गठन से बचने की जहमत नहीं उठाई। उसने अनुमान लगाया था कि यह संभवतः एक छिपाव और भ्रम का गठन था, जिसका उद्देश्य बाहर से दूसरों के दृश्य को स्पष्ट करना था। वह धीरे धीरे बाहर चला गया और जल्दी से एक गली में चला गया, इससे पहले कि वह उन काले वस्त्र पहने व्यक्तियों द्वारा देखा जाता। हालांकि उसने यह नहीं दिखाया, लेकिन वह इस समय तक बहुत तनाव में था। हालांकि वह अब घायल नहीं था, लेकिन पिछले अनुभव का मानसिक बोझ उसे थका देने के लिए पर्याप्त था। वह अपने शरीर को घसीटकर पास की एक सराय में ले गया, जहां उसने दोपहर का बाकी समय आराम करने में बिताया। इस बीच गहरे भूमिगत एक पीला चेहरा वाला बूढ़ा आदमी अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ खड़ा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और वह अंततः शाप देने से पहले खुद को रोक नहीं सका। अरे, वे दोनों कहाँ हैं? जब से मैंने उन्हें वह वस्तु वापस लाने के लिए भेजा है, लगभग आधा दिन हो गया है। वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए?
अगर मुझे पता चला कि वे दोनों काम में ढिलाई बरत रहे हैं तो मैं उन्हें पीसकर मांस का पेस्ट बना दूंगा। ये बूढ़ा आदमी एल्डर क्रो था, जिसने उन दो नवजात आत्मा क्षेत्र के राक्षसी साधकों को कुलपति के टोकन को वापस लाने के लिए भेजा था। वह वर्तमान में लूट की तलाश और खजाने को लूटने का प्रभारी था। अन्य शक्तिशाली राक्षसी साधक जो कार्रवाई करने वाले थे पहले ही चले गए थे और अपने अपने ठिकानों पर लौट आए थे। रूढ़िवादी गुट के आकाओं के संदेह को जगाने से बचने के लिए वे बहुत लंबे समय तक नहीं जा सकते थे। यही कारण था कि एल्डर क्रो, जो केवल पारलौकिक क्षेत्र में था, को शेष रसद संचालन का प्रभार सौंपा गया था। कि शायद उनके साथ कुछ हुआ है। चूंकि यह एल्डर क्रो का आदेश था, इसलिए उन दोनों में निश्चित रूप से आपका समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं होगी। एक व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, हम। एल्डर क्रो की घातक निगाह उस व्यक्ति पर पड़ी जिसने अभी अभी बात की थी और वह उसका सामना करने के लिए मुड़ा। एल्डर क्रो की जांच करने वाली निगाह का सामना करते हुए उस व्यक्ति ने उसकी नज़र से मिलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह केवल अपना सिर नीचे कर सकता था और जमीन को घूर सकता था। उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखकर एल्डर क्रो ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि वह उस व्यक्ति के शब्दों पर विचार कर रहा था। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उस आदमी की बात में दम था। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर वह दो व्यक्तियों की ओर इशारा करने से पहले एक आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। तुम दोनों वापस ऊपर जाओ और पता लगाओ कि उन दो मूर्खों को इतना समय क्यों लग रहा है। जिन व्यक्तियों की ओर उसने इशारा किया उन्होंने आदेश को पूरा करने के लिए मुड़ने से पहले केवल अपना सिर झुकाया। हम यहाँ तक आ गए हैं, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, एल्डर क्रो ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। इस बीच एड्रियन, जो आखिरकार अपनी मानसिक थकान से उबर चुका था, पहले ही सराय छोड़ चुका था। उसने पहले इस्तेमाल किए गए पैटर्न का पालन करते हुए जल्दी से शहर के आंतरिक क्षेत्र में वापस आ गया। उसने अपने दिमाग में पहले से ही एक बुनियादी योजना तैयार कर ली थी। वह आंतरिक क्षेत्र के एकांत कोने में एक घर की ओर बढ़ा। ये घर बाहरी क्षेत्र के घर की तरह ही थॉर्न परिवार का था। केवल मुख्य शाखा के सदस्यों को इसका उपयोग करने की अनुमति थी। खाली होने के बावजूद इसे छोड़ा नहीं गया था। नौकरानियों को हर कुछ दिनों में घर में घुसते और उसे साफ करते देखा जा सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह घर में घुस गया। बिना किसी समय को बर्बाद किए वह तहखाने में भाग गया। घर में वास्तव में एक सुरंग थी जो इसे हाउस ऑफ थॉर्न में एक एस्केप रूम से जोड़ती थी। यह एक अच्छी तरह से संरक्षित रहस्य था जिसे केवल उसके निकटतम परिवार के लोग ही जानते थे। ये कुछ गलत होने की स्थिति में भागने का एक अंतिम प्रयास था। यह एड्रियन की आखिरी उम्मीद थी। वह उम्मीद कर रहा था कि कुछ लोग भाग गए होंगे और वह थॉर्न के घर में अकेला नहीं बचा होगा। एड्रियन सूर्यास्त के समय घर पहुंचा। वह वहां तेजी से पहुंच सकता था, लेकिन उसे राक्षसी संप्रदायों के लोगों से बचना था जो अभी भी सड़कों पर गश्त कर रहे थे। वह सावधानीपूर्वक कदम उठाता था क्योंकि वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कोई है या नहीं। उसे गतिविधि के कुछ सबूत मिले जिसने उसे सतर्क कर दिया, लेकिन उसने अभी भी किसी को नहीं देखा। अंत में वह सुरंग की ओर जाने वाले कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज चाकू हवा में तेजी से आया और उसकी छाती को छेदने वाला था। उसने चाकू गिरने से ठीक पहले उसे पकड़ लिया। जैसे ही वह अपनी तलवार खींचने वाला था, उसने देखा कि लगभग 12 साल का एक छोटा लड़का चाकू पकड़े हुए कांप रहा था। डी और करीब मत आओ, स्पष्ट रूप से भयभीत लड़के ने कहा। क्योंकि वह दरवाजे पर था, एड्रियन खिड़की से अंदर आ रही सूरज की चकाचौंध से घिरा हुआ था। उसके सिर पर हुड होने के कारण लड़के के लिए उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। एड्रियन अपने सिर पर हुड हटाते हुए धीरे धीरे कमरे में चला गया। जब लड़के ने देखा कि वह कौन है, तो उसने अनजाने में हकलाते हुए चाकू गिरा दिया। बी भाई, लड़के ने कहा जैसे ही उसने अंदर आने वाले व्यक्ति को देखा। आखिरी व्यक्ति जिसे उसने उम्मीद की थी वह उसका भाई था। आखिरकार उसने अपने भाई को आखिरी बार मिस्टी माउंटेन के लिए रवाना होने से पहले देखा था। कुछ सेकंड तक सदमे में रहने के बाद लड़का दौड़कर एड्रियन के पास गया और उसकी बाहों में कूद पड़ा तथा फूट फूट कर रोने लगा। 9 एक नई बहन। लड़के का नाम जेसन था और वह एड्रियन का छोटा भाई था। वह अपने पिता की दूसरी पत्नी सेलेस्टे थॉर्न का बेटा था और परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। हर कोई उससे प्यार करता था और हमेशा उससे प्यार करता था। यहाँ तक कि एड्रियन की माँ, जो पहली पत्नी थी, भी उससे प्यार करती थी और हमेशा उसे अपने बेटे की तरह मानती थी, जो उन कुलीन घरों में दुर्लभ था।
दोनों पत्नियां उनके बीच भेदभाव नहीं करती थीं और दोनों के साथ उचित व्यवहार करती थीं। जेसन को एड्रियन की नकल करना पसंद था और वह एड्रियन की हर हरकत करने की कोशिश करता था। वह लगभग हर जगह उसका पीछा करता था और हर समय एड्रियन को अपने साथ खेलने के लिए कहता था। जब उसे पता चला कि एड्रियन पहाड़ों पर जा रहा है और वह उसका पीछा नहीं कर सकता तो वह गुस्सा भी करने लगा। वह अपने बड़े भाई से इतना प्यार करता था। एड्रियन भी अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और जब वह उपद्रव करता था तो वह उसे शांत करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। उसने वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा और पहाड़ों से उसके लिए कोई उपहार लाएगा। जब दोनों भाई गले मिल रहे थे तो बिस्तर के किनारे से एक छोटा सा सिर बाहर निकला जहां वह छिपा हुआ था। सूरज की रोशनी की वजह से वह अभी भी उस व्यक्ति का चेहरा साफ साफ नहीं देख पा रहा था जो अंदर आया था। बड़े भाई जेसन, वह कौन है? छोटे चेहरे से एक छोटी सी आवाज निकली और उसने पूछा। यह एक प्यारी सी बच्ची थी जो सिर्फ 9 साल की थी। उसने एक छोटी सी हरे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जिससे वह और भी प्यारी लग रही थी। वह बाहर आए और अपने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर रखते हुए पूछा। जब एड्रियन ने आवाज सुनी तो उसके दिमाग में सवालिया निशान आ गए। बड़े भाई, जेसन कब बड़ा भाई बन गया? क्या पहाड़ों में मेरे कष्ट सहने के दौरान उनका कोई और बच्चा हुआ? जैसे ही वह पूछने वाला था, जेसन ने उसे छोड़ दिया और छोटी बच्ची की ओर दौड़ा। उसने उसे अपने सामने लाया और उत्साहित होकर कहा, बड़े भाई, यह मेरी नई छोटी बहन है। उसका नाम ओलिविया है। क्या वह सबसे प्यारी नहीं है? जेसन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। एड्रियन वहीं खड़ा रहा। अचंभित होकर उसने दोनों बच्चों को घूरते हुए पूछा, तुम्हारी छोटी बहन कहाँ से आई? एड्रियन को शांत होने में थोड़ा समय लगा। मेरा मतलब है, कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो सकता है अगर उसका छोटा भाई अचानक घर में एक नया भाई ले आए। अपने भाई की शर्मीली व्याख्या सुनने के बाद उसे आखिरकार स्थिति का एहसास हुआ। ओलिविया वास्तव में प्रशिक्षण प्राप्त एक नौकरानी थी। पहाड़ों पर जाने के बाद उसे परिवार में लाया गया था। उसके प्यारे रूप के कारण सभी नौकर उससे प्यार करते थे और उससे प्यार करते थे। वह जेसन के लिए एक प्लेमेट भी बन गई जो अभी भी उसके जाने से उदास था। जेसन, जो हमेशा से जानना चाहता था कि एक बड़ा भाई होने का क्या एहसास होता है, ने उसे बड़ा भाई कहना शुरू करने के लिए कहा। ओलिविया पहले तो थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन कुलमाताओं की अनुमति मिलने के बाद वह जल्द ही उसे बड़ा भाई कहने में सहज हो गई। हमले के बाद दोनों कुलमाताएं उन दोनों को ले गईं और उन्हें भागने के कमरे में ले गईं जो इस घर की ओर जाता था। उन्हें विदा करने से पहले उन्होंने जेसन से ओलिविया की रक्षा करने को कहा। चूंकि वह उसे बड़ा भाई कहती थी, इसलिए उसे एक भाई की तरह व्यवहार करना था। जेसन ने आंखों में आंसू भरकर वादा किया और ओलिविया का हाथ पकड़कर सुरंग से जितनी जल्दी हो सके भाग गया। वह छोटा था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि उन पर हमला हो रहा है और शायद वे इस बार बच न पाएं। उन दोनों के घर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां छिपने की योजना बनाई। उन्हें उम्मीद थी कि हमले के बाद कोई आकर उन्हें ले जाएगा। हालांकि जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो वे डर गए। जेसन ने ओलिविया से कमरे के कोने में छिपने को कहा, जबकि वह जो भी था उसके खिलाफ कुछ प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहा था। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जो व्यक्ति उनके लिए आया था वह एड्रियन था। शायद ये हाल ही में हुए दुखद अनुभव की वजह से था कि एड्रियन वास्तव में लड़की को परिवार की तरह मानने के खिलाफ नहीं था। चूंकि उसका भाई पहले ही ऐसा कर चुका था, इसलिए उसे भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अपने परिवार के लिए उसकी लालसा ने उसके लिए ओलिविया को अपने परिवार का हिस्सा मानना आसान बना दिया। मेरा मतलब है, इस समय वे ही उसके पास बचे थे। उसने छोटी लड़की को देखकर मुस्कुराया और उससे कहा कि वह भी उसे बड़ा भाई कह सकती है। छोटी लड़की ने भी मुस्कुराकर प्यारी और बचकानी आवाज में कहा, बड़ा भाई एड्रियन। उनसे कुछ देर और बात करने के बाद उसने उन दोनों को बिस्तर पर लिटा दिया। वे पहले से ही थके हुए थे। भले ही उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन अगर कोई उन्हें लेने आ रहा हो तो अपने आसपास की चीजों पर नजर रखने के तनाव ने उन पर अपना असर दिखाया था। उन्हें सोने में ज्यादा समय नहीं लगा। एड्रियन कमरे में एक कुर्सी पर बैठ गया और दोनों बच्चों को शांति से सोते हुए देखा। उसके दिमाग में यह विचार घूम रहे थे कि आगे क्या करना है। जाहिर है कि वे अब शहर में नहीं रह सकते थे। भले ही राक्षसी गुट के लोग चले गए हों, लेकिन दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले दूसरे लोग अगर उन्हें पा गए तो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जो लोग या तो थॉर्न परिवार से ईर्ष्या करते थे या जो हमेशा उनके द्वारा दबाए गए थे, वे उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे।
लालची लोग थॉर्न परिवार के विभिन्न व्यवसायों पर कब्जा करना चाहेंगे और उनके आसपास होना हर समय उनके सिर पर तलवार रखने जैसा होगा। वे स्पष्ट रूप से ऐसे खतरनाक चर को हटाना चाहेंगे। इस दुनिया में केवल मजबूत लोगों को ही निर्णय लेने का अधिकार था। अगर वह अब कुछ करने की कोशिश करता तो उसे सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता और अनदेखा किया जाता। अपने विचारों को सुझाने के बाद वह रात को सोने के लिए सोने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया। ब्लेक परिवार। इन सभी कारकों के बिना भी वर्तमान एड्रियन थॉर्न परिवार को फिर से स्थापित नहीं कर सकता था। वह बस इतना मजबूत नहीं था। 10 पलायन। ब्लेक परिवार भी 12 महान परिवारों में से एक था। वे 3 महान परिवारों में से एक थे जिन्होंने थॉर्न्स और वायरे के साथ साथ फ्लोटिंग क्लाउड महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। 1. वे थॉर्न परिवार के साथ नियमित व्यापार करते थे और दोनों पक्ष अपेक्षाकृत अच्छे संबंध में थे। सबसे बड़ा कारण ये था कि उनकी मंगेतर ब्लेक परिवार की सदस्य थी। एड्रियन का मानना था कि जब तक वह ऋषि की विरासत के साथ साथ ब्लेक परिवार की मदद प्राप्त कर सकता है, तब तक वह थॉर्न परिवार का पुनर्निर्माण करने में सक्षम होने में केवल समय की बात होगी। इस विचार ने आखिरकार उसे अपने बोझ से मुक्त कर दिया और वह आखिरकार कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ नींद लेने में सक्षम हो गया। हालांकि वास्तविकता उसकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर साबित होगी, क्योंकि उसे घटनाओं के अगले मोड़ की उम्मीद नहीं थी। हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठने के बाद एड्रियन ने खुद को दिन के लिए तैयार करने के लिए कुछ हल्की साधना की, क्योंकि यह एक लंबा दिन होने वाला था। वह जानता था कि उन्हें आज शहर छोड़ना होगा। निवासियों को संदेह होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने पिछले दिन से थॉर्न परिवार के लोगों को नहीं देखा था। भले ही वे निवास के भीतर गतिविधि के सबूत देख सकते थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया था। काले वस्त्र पहने लोग तेजी से विघटनकारी होते जा रहे थे और शहर के भीतर समस्याएं पैदा कर रहे थे। हालांकि ये सोचने के बाद कि थॉर्न परिवार की स्वीकृति के बिना कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, निवासियों ने थॉर्न परिवार से शिकायत करने तक इसे रोके रखने का फैसला किया। थॉर्न के घर में राक्षसी गुट के लोग तेजी से बेचैन हो रहे थे। वे पहले से ही बिना कुछ दिखाए एक दिन से अधिक समय से यहाँ थे। उनकी प्रतीत होने वाली मूर्खतापूर्ण हमले की योजना के बावजूद वे जानते थे कि वे पतली बर्फ पर चल रहे थे। वे शहर में केवल कुछ समय तक ही रह सकते थे, इससे पहले कि किसी को पता चले कि कुछ गड़बड़ है। उनकी योजना पहले ही एक पूरे दिन के लिए विलंबित हो चुकी थी। इसने थॉर्न के घर में अभी भी सदस्यों के बीच बेचैनी और चिंता की भावना पैदा कर दी। गहरे भूमिगत एल्डक्रो गुस्से में था। 2 व्यक्तियों को उन्होंने उन नवजात आत्मा साधकों की तलाश करने के लिए भेजा था, वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए। इससे भी बुरी बात यह थी कि कुलपति के टोकन की तलाश करने पर उन्हें पता चला कि वह गायब था। अपने क्रोध में एल्डक्रो ने उन 2 व्यक्तियों को बेरहमी से मार डाला। उसके आसपास के सभी लोग तनाव में आ गए। उनका ध्यान आकर्षित करने के डर से वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। इस बीच एल्डक्रो भी दुविधा में था। उसे यह महान कार्य सौंपा गया था और असफलता कोई विकल्प नहीं था। अगर वह बिना किसी परिणाम के लौटता, वह कांप उठा, क्योंकि वह उस संभावना के बारे में सोचना नहीं चाहता था। वह राक्षसी साधकों में काफी उच्च पद पर था, इसलिए वह कुछ रहस्यों के बारे में जानता था जो अन्य नहीं जानते थे। उच्च अधिकारी एक विशेष वस्तु की तलाश कर रहे थे, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह थॉर्न परिवार के पास है। वास्तव में ये केवल इस वस्तु के कारण था कि यह हमला किया गया था। वह नहीं जानता था कि यह क्या है, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह विशेष होना चाहिए ताकि 12 महान परिवारों में से एक पर हमला करने के लिए पूरे राक्षसी गुट की ताकत जुटाई जा सके। हालांकि वह एक चतुर व्यक्ति था और उन मामलों की जांच नहीं करता था जिनकी उसे जांच नहीं करनी चाहिए थी। अभी वह मुश्किल में फंस गया था। जिस वस्तु को वे वापस लेने आए थे वह नहीं मिल पाए और वे खजाने की तिजोरी भी नहीं तोड़ पाए। उन्हें जो एकमात्र अच्छी चीजें मिली वे थॉर्न परिवार के कुलपति और अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों की अंगूठियों में थीं। हालांकि यह उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने जितने सदस्यों को खोया उनकी संख्या बहुत अधिक थी और थॉर्न परिवार को नष्ट करने के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वे लंबे समय तक भ्रम की स्थिति को बनाए नहीं रख सकते थे, क्योंकि लोग पहले से ही संदिग्ध थे। इससे वह बहुत निराश हो गया। उसका मन उन 2 नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों की ओर चला गया। अभी वे ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो इस मामले पर प्रकाश डाल सकते थे। इसलिए उसने थॉर्न के घर में अभी भी बचे हुए सभी लोगों की ताकत जुटाई और उन्हें उनकी खोज करने का आदेश दिया। अभी के लिए वह यही कर सकता था।
जब बच्चे जागे तो एड्रियन ने उन तीनों के लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ते के बाद एड्रियन ने उन्हें बताया कि वे शहर छोड़ रहे हैं। आगे स्पष्टीकरण देने पर बच्चों को पता चला कि इस शहर में उनके लिए फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। वे थोड़े परेशान हो गए, खास तौर पर जैसन, लेकिन उन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया। उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपनी पहचान छिपाने के लिए काले कपड़े पहन लिए। एड्रियन ने इस बात पर विचार किया कि अपनी यात्रा को तेज करने के लिए गाड़ी किराए पर लेनी चाहिए या नहीं। वे वर्तमान में शहर के अंदरूनी इलाकों में थे और उन्हें जल्दी से जल्दी बाहरी इलाकों में पहुंचना था। अंत में उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्होंने रैंक 2 जादुई जानवर वाली गाड़ी किराए पर ली और अपनी यात्रा जारी रखी। सौभाग्य से वे किसी का ध्यान आकर्षित करने से बचने में सफल रहे और दोपहर में बाहरी इलाकों में पहुंच गए। वे एक रेस्तरां में रुके जहां उन्होंने एक निजी बूथ किराए पर लिया और दोपहर का भोजन किया। अगर एड्रियन अकेले होते तो उन्हें इसकी परवाह नहीं होती। हालांकि उन्होंने अपने भाई बहनों के लिए ऐसा किया। जब से उन्हें पता चला कि उन्हें भागना है, तब से उनका मूड खराब हो गया था। हालांकि वह भी बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन उसे उनके लिए हिम्मत दिखानी पड़ी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ी। रेस्तरां में हाल की घटनाओं से उनका ध्यान हटाने के लिए जाना था। ऐसा लग रहा था कि यह कारगर साबित हुआ क्योंकि बच्चों ने अपने सामने स्वादिष्ट भोजन पाकर कुछ समय के लिए अपने दुख को भुला दिया। एड्रियन ने उनके सामने अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए थोड़ा सा ही खाया। चूंकि वे गुप्त रूप से आगे बढ़ रहे थे, इसलिए एड्रियन और बच्चों ने पूरे समय अपने कपड़े पहने हुए थे। इससे वेट्रेस थोड़ी असहज हो गई, लेकिन चूंकि वह एक भुगतान करने वाला ग्राहक था, इसलिए वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने जल्दी से अपना भोजन समाप्त किया और पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े। उन्होंने गाड़ी को छोड़ दिया था क्योंकि बाहरी क्षेत्रों में ये बहुत अधिक विशिष्ट होती। एड्रियन एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा था। वह उन्हें उस घर की ओर ले गया जिसका उपयोग उसने पहले शहर में घुसने के लिए किया था। ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही थी जिसके लिए यह अभिप्रेत था। भागो बैरी, भागो। आगे के और एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।